Hello friends, so let's come to the today's lecture of UPPCS pre-examination. The questions we will do today 76 से लेकर हम 90 क्वेश्चन तक करेंगे एंड उनके आंसर्स देखेंगे। पिछले लेक्चर्स आपने आई होप देखे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लेजिम लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो मतलब द जीवन जो लेजिम लोक नृत्य है, डांस फॉर्म है, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो अगर हम बात करें उस स्टेट की तो दैट इज़ महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा लेजिम लोक डांस फोक डांस है एक जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज इन दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77। हाल ही में कुछ रामसर साइट, मतलब रिसेंटली रामसर साइट्स जोड़ी गई हैं, अभी कुछ रामसर साइट्स एक्स्ट्रा जोड़ी गई हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी रामसर साइट्स हैं जो अभी करंटली जोड़ी गई है, न्यूज़ में थी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस में देख लेते हैं। सबसे पहला है सकराकोटई पक्षी अभ्यारण्य, दैट मीन्स बर्ड सेंचुरी। फिर थेरथंगल बर्ड सेंचुरी, खेचियो पलरी वेटलैंड एंड अथवा झील बर्ड सेंचुरी। ठीक है, सो दीज आर द 4 सेंचुरीज। ये कहाँ बिलोंग करते हैं। तो अगर हम बात करें इनमें से कौन सा सही है, मतलब इनमें से बोल रहा है कि कौन से 3 सही हैं, मतलब कौन से सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो थेरथंगल जो है, थेरथंगल बर्ड सेंचुरी है वो तमिलनाडु में ही है। तो यस इट इज़ करेक्ट। पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी फर्स्ट इज़ करेक्ट। सेकेंड की अगर बात करें सकराइट पक्षी अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु में है। थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य जो है ये केरल में नहीं है, सो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। केचोपार्ली वेटलैंड सिक्किम में ही है, अथवा झील बर्ड सेंचुरी जो है झारखंड में है। तो 1, 3, 4 इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कौन कौन सा है, 1, 3, 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 78th क्वेश्चन। 78th बाफ्टा पुरस्कार, जो बाफ्टा अवार्ड्स होता है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले क्या बोला है, ये जो सर्वश्रेष्ठ जिसमें इसमें बाफ्टा अवार्ड में जो हमारे फिल्म मतलब जो फर्स्ट फिल्म है उसको अवार्ड मिला है, कॉन्क्लेव को दिया गया है। और निर्देशक का मतलब डायरेक्टर का जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है वो किसको दिया गया है, एड्रियन ब्रॉडी को। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस है इसमें केवल 1 ऑप्शन सही है, ओनली 1, बिकॉज ये एड्रियन ब्रॉडी को नहीं दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ब्रैड कॉर्बेट को दिया गया है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 79th। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुड डिस्पैच ऑफ 1854। वुड डिस्पैच थ्योरी की बात की है, तो स्टेटमेंट देते हैं, इट रिकमेंड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज, इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये 79th के दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। इफ़ वी गो बाय द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, ये एजुकेशन पे बेस्ड था। ये जनरली इंग्लिश एट अ मीडियम उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था कि हायर एजुकेशन में, और जो स्कूल लेवल की एजुकेशन है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने सेपरेट एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी मांग की थी, और विमेन एजुकेशनल वोकेशनल एजुकेशन पे एम्फोसाइज किया था, टीचर्स की ट्रेनिंग पे भी एम्फोसाइज किया था। ठीक है, तो 79th का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओशियन करंट। याद रखिएगा इन्फ्लुएंस करता है। आई होप ओशियन करंट आपको पता होगा। जो ओशियन करंट हमारे ओशन के सरफेस ओशियंस पे बहती हैं उनको ओशियन करंट्स बोलते हैं। फर्स्ट इज रोटेशन ऑफ अर्थ, सेकंड इज एयर प्रेशर एंड विंड, थर्ड इज डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, फोर्थ इज रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। तो इसमें कौन सा है, इसमें 80 का अगर बात करें तो 1, 2, 3 इज करेक्ट। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ से कोई मतलब नहीं है। अगर वो सन के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूट कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो इसके थ्रू जो है कोई भी ओशन करंट मूव नहीं करती। रोटेशन, अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, आपको पता होना चाहिए। तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, तो जितनी भी ओशन करंट है वो हमारी ईस्ट से वेस्ट रोटेट करती हैं। ठीक है, अब एक ही करंट है जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, वो हमारी यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे पाइल्ड अप हो जाता है वाटर, तो वहाँ पे पाइल्ड अप होने
होने के कारण यहाँ जगह खाली हो जाती है, तो यहाँ का वाटर यहाँ आता है। तो दैट इज रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है। एयर प्रेशर एंड विंड के कारण, ऑब्वियसली एयर प्रेशर हमारी क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है, बहती है। तो ऑब्वियसली जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, कोल्ड वाटर ज़्यादा डेंस होता है तो वो सिंक होता है, और जो वार्म वाटर होता है वो राइज होता है बिकॉज ऑफ लेस डेंस। तो 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 81, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रेनफॉल इन इंडिया इज करेक्ट। इफ वी टॉक अबाउट the statement, most of the rainfall in India is due to the southwest monsoon. Yes, most of the rainfall जो है इंडिया में वो southwest monsoon से ही होती है. In South India, rainfall decreases away from eastern Ghat. ठीक है, तो यस 81 का सी सही है। आपको पता है रेनफॉल जब हमारा ये इंडिया हो गया, ठीक है, ये इंडिया है, जब रेनफॉल आती है तो इक्वेटर के थ्रू इधर मूव होती है, तो यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून की तरफ आती है। ये हमारी हो गई अरेबियन सी ब्रांच और ये हमारी हो गई बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो कुछ जो ब्रांचेज हैं वो यहाँ पे जाके मेघालय पे वो करती है, फिर यहाँ से जो है ये यहाँ अंदर जाती हैं, इंडिया के अंदर जाती हैं, तो वहाँ भी रेनफॉल क्रिएट करती हैं। तो साउथ इंडिया में अगर बात करें तो रेनफॉल जनरली ईस्टर्न घाट से जो है दूर जाने पे डिक्रीज होती है, और मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। तो 81 का आंसर जो है वो दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इन इंडिया। फर्स्ट इज, इट इज फाउंड इन रीजन वेयर रेनफॉल इज बिटवीन 25 to 75 centimeter, and they occur in irregular wide strip running from the foot of the Himalayas. If we talk about the 82 question, tropical dry deciduous forest, आपको पता है this is called as dry deciduous forest जो है वो जनरली उन एरियाज में होता है जहाँ पे रेनफॉल 70 से 80 मिलती है, 70 से 100 सेंटीमीटर तक मिलती है, नॉट 25 एंड 75 सेंटीमीटर, बिकॉज 25 एंड 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल जो है वो जनरली टेम्परेट रीजन और यहाँ पे होती है, ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस में नहीं होती। एंड दे अकर इन इरेगुलर वाइड स्ट्रिप रनिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द हिमालयस। येस, दे आर फाउंड इन ब्रॉड बेल्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम जो फुट हिल्स हैं हिमालयस की, वहाँ पे होती है। सो ऑप्शन नंबर 2 इन दिस इज करेक्ट। फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में 70 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 83 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिव वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज का सिंपल मतलब होता है कि जो अभी एक्टिव है, जो अभी करंटली वॉल्केनोज आ रहे हैं। डॉर्मेंट वॉल्केनोज का ये होता है कि जो अब बिल्कुल भी मतलब वो कभी कभार ही आते हैं, ये रेगुलरली नहीं आते। और जो हमारे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, मतलब वहाँ पे पहले वॉल्केनो आता था बट अब नहीं आता। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। बाकी भी टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, बट एक्टिव वॉल्केनोज जो करंटली एक्टिव हैं, जो आते ही रहते हैं। तो कौन कौन से एक्टिव वॉल्केनोज हैं? आई होप आपको वॉल्केनो पता होगा। वॉल्केनो वो वॉल्केनो है जहाँ पे लावा, गैसेस, फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स जो हैं वो हमारे एमिट होते हैं थ्रू द इंटीरियर सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड वॉल्केनोज। अब अगर हम बात करें तो माउंट एटना इटली में है, विच इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो। किलिमंजारो भी एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, एंड वेसुवियस भी एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। बट अगर बात करें एटना और वेसुवियस जो है अभी एक्टिव है, किलिमंजारो अभी एक्टिव नहीं हुआ है, मतलब डॉर्मेंट है। एकांगुआ भी डॉर्मेंट है, पहले आते थे बट अब नहीं आते। तो 83 का आंसर इज 2 and 4। ओके, सो एटना एंड वेसुवियस दोनों जो हैं वो एक्टिव वॉल्केनोज हैं। नेक्स्ट आते हैं 84th क्वेश्चन, बट डेल्टा के बारे में बताना है और कहाँ पे किस नदी में ये फॉर्म होता है उसके बारे में। तो डेल्टा आपको पता है कि जब भी हम प्लेन एरियाज से नीचे जाते हैं तो यहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता है बिकॉज माउथ ऑफ द रिवर के पास ही, ठीक है। यहाँ पे ऐसे फैन शेप का, एलुवियल फैन शेप का डेल्टा फॉर्म होता है और वहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठा होते हैं। तो डेल्टा, अब सबसे पहले हम बात करें तो बर्ड फूड डेल्टा, एस्चुरी डेल्टा, ट्रिपल डेल्टा, आर्कवेट डेल्टा। अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपको पता होना चाहिए बर्ड फूड डेल्टा जो है वो बहुत फेमस एग्जाम्पल है मिसिसिपी रिवर का। तो बर्ड फूड डेल्टा जो है मिसिसिपी रिवर से फॉर्म होता है। तो ए का हमारा 2 होगा, तो ए का 2 एक ही ऑप्शन में दिया है, दैट इज बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी का हमारा फर्स्ट होगा, एस्चुरी डेल्टा मैकेंजे बनाती है, ट्रिपल डेल्टा जो है वो हमारी महानदी बनाती है, और आर्कवेट डेल्टा जो है हमारी नाइल रिवर बनाती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 84th क्वेश्चन। नेक्स्ट कम टू द 85 क्वेश्चन।
In the context of organic evolution, the loss of limbs in the snake is explained by the phenomena of use and disuse of organs, adaptation to living in burrows, natural selection, inheritance of एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब क्या बोला है, जो स्नेक के लिम्स होते हैं उनका ख़त्म होना, उनका लॉस होना किस तरह के फिनोमिना से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, ठीक है, क्या करते हैं वो पहले यूज़ करते हैं फिर उसको डिसयूज़ करते हैं, उसको यूज़ नहीं करते। अब 1809 में लेमार्क ने एक पब्लिश की थी बुक फिलॉसफी जियोलॉजी की। अकॉर्डिंग टू लेमार्क थ्योरी उन्होंने बोला था ऑर्गेनिज्म और उनके ऑर्गन्स जो है उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो कंटिन्यूसली डेवलप होते हैं। अब एनवायरमेंटल चेंजेस भी उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऑर्गन्स जो पहले ज़्यादा डेवलप होता था बट वो धीरे धीरे क्या होता है, अनयूज्ड ऑर्गन वीकन होते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। तो यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स के कारण ही जो है ये लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। नेशनल इनकम का क्वेश्चन हमने एक और पढ़ा था इसके पहले जो लेक्चर किया। अब इसमें देखते हैं, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ डिक्लाइन, द शेयर ऑफ सर्विसेज सेक्टर हैज़ इंक्रीज शार्पली, द share of agriculture sector has remained static and the share of services sector has declined. तो which of the statement is correct पूछा है ना। तो ऑब्वियसली सर्विसेज सेक्टर आपको पता है ऑलमोस्ट 53% से ज़्यादा हमारे यहाँ कंट्रीब्यूट करती है। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर्विसेज सेक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो 86 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 87th, which of the following does not relate to fundamental rights as enshrined in Constitution of India? First is, Constitution of India में कौन से fundamental rights नहीं enshrined है? First is free and compulsory education to all children at the age of 6 to 14 years, prohibition of trafficking in human beings and forced labor, improvement of public health and prohibition of intoxicating drinks, promotion of education and economic interest of weaker section of people, especially the scheduled caste and शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब अगर हम 87th क्वेश्चन की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें डज नॉट रिलेट टू द फंडामेंटल राइट्स। तो फर्स्ट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 21A में दिया है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स्ड लेबर अगर हम बात करें तो डज नॉट रिलेट टू द फंडामेंटल राइट्स एंड दिस। तो येस, फर्स्ट सेकेंड इज ऑल्सो रिलेटेड, आर्टिकल 24 में है। फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, नो, ये DPSP है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। फिर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये भी हमारा DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 3 and 4 is not related to the fundamental rights, all other options are related to the fundamental rights. Okay, so this is the 87th question. Let's come to the 88th question. In which of the following cases in which of the following cases did Supreme Court of India declare prevalence of fundamental right over directive principles of the state policy in case of conflict between the two? अब 88th में पहला ऑप्शन है गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम डेरोजियन 1951, केशवानंद भारती केस वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला एंड विनर्मा मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इफ वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट का प्रेसिडेंस अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट को प्रेवलेंस ज़्यादा देना चाहिए आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। तो वो हमें स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाक्राफ्ट डेरोजियन केस में बोला गया था। बट उसके बाद बहुत सारे केसेस आए थे। फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती केस आया जिसमें उन्होंने बोला कि इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है, ये नहीं कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर प्रिवलेंस होगा। बट एक जगह ऐसा है जहाँ पे वो प्रिवलेंस होगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। तो 88 का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी? तो इट इज़ लोकेटेड इन द हैदराबाद, याद रखिएगा। इट इज़ नॉट लोकेटेड इन देहरादून, इलाहाबाद एंड शिमला, इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद। ओके, सो कहाँ पे लोकेटेड है? देहरादून में हैदराबाद में लोकेटेड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी लोकेटेड इन हैदराबाद। फिर आते हैं 90 क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन।
आसेर रिपोर्ट जो है 2024 की, आसेर रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आसेर 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा रिलीज, यही पूछा है कि आसेर रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है। तो नीति आयोग, एजुकेशन मिनिस्ट्री, प्रथम फाउंडेशन और इनमें से कोई नहीं। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द 90th क्वेश्चन, जो प्रथम फाउंडेशन है, एक एनजीओ है, वो जो है आसेर रिपोर्ट रिलीज़ करती है और अभी 2025 की भी रिलीज़ हो चुकी है। अराउंड 6.5 लाख चिल्ड्रन उन्होंने बताया कि रूरल एरियाज़ में इंक्लूड किए गए हैं सर्वे के अंदर। और रिपोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया है कि चिल्ड्रंस जो है उनका रीडिंग लेवल और क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम्स को ये बताती है। तो आसेर रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? इट इज़ रिलीज्ड बाय द प्रथम फाउंडेशन। 90th का क्वेश्चन आंसर नंबर सी इज correct. Okay, so this is the end of today's section. Today's session I will start 91 question yesterday, tomorrow sorry. आपने लेक्चर्स आई होप देखे होंगे। कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें, हम बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे। हम जो भी टॉपिक आपका अगर आपको पढ़ना है, फॉर एग्जांपल आपको आसेर रिपोर्ट के बारे में कुछ भी पढ़ना है, तो आई विल मेक वन स्मॉल शॉर्ट वीडियो ऑफ आसेर रिपोर्ट विच इज़ रिलीज बाय द प्रथम फाउंडेशन। तो आपको वो भी ईजी होगा पढ़ने में। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, फॉर एग्जांपल चौथ एंड सदेशमुखी मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, तो अगर वो पढ़ना है तो मैं अपने नोट्स में लिख के फिर आपको पढ़ाऊँगी। सो आई विल ऑल्सो, बट इसमें क्या है कि आप मुझे बताएंगे तभी मैं आपको ये कर पाऊँगी। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।